प्रिय छात्रों, आज मैं आपको काव्य खंड से सुमित्रा नंदन पंत जी का पाठ है नौका विहार। क्लास है 12th क्लास और ये सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों में ही ये पढ़ा जाता है, दोनों के लिए उपयुक्त है। तो आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको नौका विहार। इसमें गंगा का सुंदर चित्रण है और इसमें मानवीयकरण है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, जो गंगा हैं उस समय उनका चित्रण है ये, और समय सब कुछ इसमें धीरे धीरे खुल कर आएगा। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, वातावरण एकदम गंगा का तट का शांत है। स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, और जो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी है, उज्ज्वल चांदनी चारों तरफ छाई हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक अनंत, अनंत माने आकाश। जो आकाश है वो अपलक दृष्टि से, नीरव भूतल, अपलक दृष्टि से वो निहार रहा है। नीरव भूतल, इस पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं है, निशब्द है, शांत वातावरण है, किसी प्रकार की कोई हलचल, कोई शोर शराबा नहीं है। सैकत सैया पर दुग्धवल, सैकत माने बालू रेत की, सैया पर, सेज पर, दुग्ध धवल, दूध जैसी श्वेत सैया है। और किसकी है सैया? बालू रेत। तनवंगी गंगा, पतली दुबली सी छरहरे बदन वाली गंगा, ग्रीष्म विरल, अत्यधिक गर्मी के कारण लेटी है शांत, बिल्कुल थकी हुई सी लेटी हुई हैं। क्लांत, निश्चल, बिल्कुल निश्चल भाव से, ऐसे भाव से लेटी हुई हैं। तो इसमें गंगा को एक स्त्री का रूप दिया है, एक, इसीलिए उन्होंने कहा है कि तापस बाला गंगा निर्मल, वह तपस्विनी बाला, वह तपस्विनी स्त्री, गंगा निर्मल, वह पवित्र गंगा। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, वह अपने चंद्र मुख से, चंद्र रूपी मुख से आलोकित करती हुई मृदु करतल, अपनी कोमल कोमल लहरों के हथेली पर लिए हुए। तो वह तपस्विनी रूपी बाला, वह गंगा है, निर्मल पवित्र गंगा है, जो अपने चंद्रमा रूपी मुख को अपनी कोमल कोमल लहरों रूपी हथेली पर लेकर लेटी हुई हैं। कैसे लेटी हुई हैं? क्योंकि ग्रीष्म काल का वर्णन है इसमें, ग्रीष्म समय है, और बालू रेत की सफ़ेद दूध जैसी सैया पर पतली दुबली छरेरे से बदन वाली गंगा थकी हुई सी लेटी हुई है, निश्चल भाव से लेटी हुई हैं। और वह तपस्विनी गंगा अत्यधिक पवित्र, क्योंकि गंगा का जो जल है वो श्वेत है और पवित्र है। शशि मुख से, क्योंकि चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो जल में पड़ रहा है गंगा के में, तो वह आलोकित करता हुआ मृदु करतल, वह अपनी कोमल कोमल लहरों रूपी हथेली पर उस चंद्रमुख को लिए हुए लेटी हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तल सुंदर, और गंगा के गोरे गोरे अंग हैं, अर्थात गंगा का जो जल है वो सफ़ेद है। लहराता तारा तरल सुंदर, जब आकाश मंडल से तारा मंडल का जो प्रतिबिंब पड़ता है जल में, गंगा के जल में, और जब लहरें उस पर उठती हैं तो ऐसा लगता है मानो कि जैसे वो सिहर गई हों।
चंचल अंचल सा नीलांबर। और नीले आकाश का वो लहराता हुआ तारों का प्रतिबिंब ऐसे लगता है मानो कि गंगा ने नीले रंग की साड़ी पहनी हो, वह आंचल उनका चंचल होकर लहरा रहा हो। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी बहर, और सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। शशि की रेशमी विभा से बर, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी उस कांति से परिपूर्ण। जब गंगा के जल पर स्वच्छ चांदनी पड़ती है तो लहरें टेढ़ी मेढ़ी जो उठती हैं वो कैसी लगती हैं, जैसे कि गंगा की साड़ी में टेढ़ी मेढ़ी सिकुड़न पड़ गई हैं, क्योंकि वो लेटी हुई हैं। तो लेटने के कारण साड़ी में जैसे सिकुड़न पड़ जाती हैं, ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी लहरें उठती हुई, वर्तुल माने टेढ़ी, मृदुल माने कोमल, कोमल कोमल टेढ़ी मेढ़ी जो लहरें उठ रही हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे कि गंगा की साड़ी में सिकुड़न पड़ गई। चांदनी रात का प्रथम प्रहर। अब नौका विहार करने जो गए हैं कवि महोदय, तो रात्रि का समय है, यानी रात्रि का प्रथम प्रहर है। हम चले नाव लेकर सत्वर, हम शीघ्रता से ही नाव में बैठकर नौका विहार करने के लिए आगे चलने की तैयारी कर रहे हैं। सिक ताकी सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। और उस समय का कैसा चित्रण है? सिक ताकी सस्मित सीपी पर जो बालू रेत है उस पर सस्मित मुस्कुराती हुई सीपी पर, जो सीपी होती हैं बालू रेत में सीपी होती हैं, उन पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। जो स्वच्छ चांदनी की जो ज्योत्सना विचरण कर रही है वह ऐसा लगता है जैसे कि मोती की ही ज्योत्सना बिखरी हुई हो, सब मोती जैसे चमक रहे हैं। लो पालें उठा लंगर। अब जो नौका गंगा जी के तट पर अभी तक खड़ी हुई हैं और वो आगे के लिए जाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, तो उन्होंने आगे बढ़ने के लिए नौकाओं ने उनकी पालों को ऊपर चढ़ा लिया है। जो नौका के साइड में पर्दे होते हैं उन पर्दों को ऊपर चढ़ा लिया है। उठा लंगर, और उन्होंने अपने हाथ में लंगर उठा लिया है। लंगर क्या है? वो लकड़ी का बांस होता है एक लंबा सा, जिसके द्वारा नौका को आगे बढ़ाया जाता है, उसे लंगर कहते हैं। तो उन्होंने उस लंगर को उठा लिया है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। अब ये नौका धीरे धीरे गंगा के तट से आगे की ओर को बढ़ती हैं, तो मृदु मंद मंद, क्योंकि तट पर बहुत सारी नौकाएं लगी हुई हैं। अब धीरे धीरे जैसे नौकाएं आगे बढ़ना शुरू करती हैं तो उसका चित्रण है बड़ा ही सुंदर कि मृदु, बहुत कोमल कोमल, कोमल सी, मंद मंद, धीमे धीमे, मंथर मंथर, बहुत ही धीमी गति के साथ, लघु तरणी, ये छोटी छोटी नौकाएं, हंसनी सी सुंदर, ये आगे बढ़ती ऐसे लगती हैं जैसे कोई हंसनी तैर रही हो, जैसे गंगा के इस पवित्र जल में कोई हंसनी तैर रही हो। तिर रही खोल पालों के पर, जो नौका अपने पालों के पंखों को खोलकर आगे की ओर बढ़ने लगी, जो सुंदर हंसनी की तरह तैरती हुई प्रतीत होती हैं। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, जो गंगा का जल है अभी कैसा है? बिल्कुल शांत है और निश्चल है, हलचल नहीं है जल के अंदर बिल्कुल भी। तो ऐसे शांत जल, निश्चल जल के शुचि पवित्र दर्पण पर, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दर्पण हो, क्योंकि जब शांत होता है जल तो उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है रजत पुलिन निर्भर। जो गंगा के तट पर जो भी दृश्य है उस शांत जल में उसका प्रतिबिंब जो पड़ रहा है दर्पण की तरह दोहरे ऊंचे लगते क्षण पर। तो जो भी दृश्य है तट पर
वह एक क्षण में ही दोहरा ऊंचा दिखाई देने लगता है। क्योंकि जल अभी शांत है, इसलिए उसमें जो भी प्रतिबिंब पड़ रहा है वह दोहरा ऊंचा दिखाई देने लगता है। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत। और काला कांकर का जो राजभवन है, जो गंगा के तट पर है, वह इस जल में सोया हुआ सा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जल शांत है तो वह बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है। प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। और कैसा लगता है, मानो वह अपने पलकों में कोई सुंदर वैभवशाली स्वप्न देख रहा हो और वह शांत भाव से स्वप्न में खोया हुआ हो, ऐसा दिखाई देता है। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नव के ओर छोड़। तो जब नौका आगे की ओर बढ़ती है तो नौका के आगे बढ़ते ही जल में हिलोर उठने लगती हैं, जल हिलने लगता है। हिल पड़ते नभ के ओर छोड़। और जैसे ही जल हिलता है तो जो उसमें दृश्य दिखाई दे रहा था आकाश का, तो ऐसा लगता है मानो आकाश का एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सब कुछ हिल गया हो। एक छोर से दूसरे छोर तक सब कुछ हिल जाता है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। विस्फारित नयनों से यानी अपने नेत्रों को भली भांति अच्छी तरह खोलकर निश्चल, इस निश्चल जल में खोज रहे, कुछ ढूंढ रहे हो चल तारक दल, ये तारामंडल। क्योंकि तारामंडल का जो दृश्य प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है वो कैसे लगता है, ऐसा लगता है मानो वो अपने नेत्रों को फाड़ फाड़ कर जाने उस जल में कुछ खोज रहे हों। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। और कैसे खोज रहे हों, अंतस्थल को प्रकाशित करके, उसके अंतःकरण को अंदर प्रकाशित करके। क्योंकि प्रकाश किसका है, चंद्रमा की चांदनी का है। और उधर कौन ढूंढ रहे हैं, तारामंडल ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा उनका दृश्य लगता है। फिरती लहरें जिनके लघु दीपों को चंचल, लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। फिरती लहरें लुक छिप पल पल। जिनके लघु दीपों को चंचल, जैसे छोटे छोटे चंचल दीपक जल रहे हों और अंचल की ओट किए अविरल, और निरंतर आंचल की ओट करके, जैसे हम दीपक को रोकते हैं बुझने से, इस प्रकार से आंचल की ओट करके अविरल निरंतर। फिरती लहरें, लहरें घूम रही हैं, फिर रही हैं, लुक छिप पल पल। पल पल में वो छिप जाती हैं और कभी दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये छोटे छोटे चंचल दीप जल रहे हों। किसका है ये चंचल दीप, किसको कहा गया है, ये तारामंडल के तारे जो चमक रहे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे दीप हिल रहे हों, जल रहे हों। और अंचल की ओट ये अविरल, और जिन्हें आंचल की ओट, और आंचल की ओट क्या है, लहरें, लहरें अपने आंचल की ओट किए हुए बार बार उन्हें पल पल पर उनको वो छिप जाते हैं और दिखने लगते हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परीसी जल में कल, रुपहरे कचों में हो उझल। और सामने शुक्र की भी छवि पड़ रही है, जो शुक्र तारा है उसकी भी छवि गंगा के जल में पड़ रही है, जो अत्यधिक झिलमिल करती हुई दिखाई देती, अत्यधिक चमकती हुई दिखती है। पैरती परीसी जल में कल, और कैसे लगती है उस जल में, जैसे कोई परी तैर रही हो, परीसी जल में तैर रही है। रुपहरे कचों में हो उझल, और फिर सुंदर रुपहले केशों में मानो ओझल हो गई हो, छुप गई हो। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज त्रियंक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। और यह चंद्रमा लहरों के घूंघट से झुक झुक, लहरों के घूंघट में झुक झुक कर दशमी का शशि, दशमी तिथि का चंद्रमा, जो दशमी तिथि का चंद्रमा होता है वो त्रियंक होता है, उसके 3 भाग दिखते हैं। तो इसी प्रकार से लहरों के घूंघट में झुक झुक कर दशमी तिथि का जो चंद्रमा है निज त्रियंक मुख, अपने उस त्रियंक मुख को दिखलाता मुग्धा सार, वह मुग्ध हो कर
रुक रुक कर मानो दिखला रहा हो। कभी वो लहरों के ओट में आ जाता है तो कभी वह ऊपर दिखने लगता है। वह दशमी तिथि का चंद्रमा इसलिए वह त्रिअंक है। जब पहुंची चपला बीचधार, छिप गया चांदनी का अखबार। अब यह चंचल जो हमारी नौका है वो बीच धारा में पहुंच गई है, छिप गया चांदनी का अखबार। अब चांदनी का जो दृश्य तट पर दिख रहा था अब वह छिप गया, अब वह समाप्त हो गया। दो बाहों से दो रस तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। जब बीच धारा में आ गए हैं तो दोनों तट जो हैं, दोनों किनारे हैं गंगा के, तो दोनों किनारे ऐसे लगते हैं जैसे इसकी दोनों भुजाएं हों। बाहों से दूरस्थ, दूर स्थित तीर किनारे, धारा का कृश कोमल शरीर। और जो गंगा का जो धारा है वह बहुत ही, उसका जो शरीर है बड़ा कोमल है और कृश है, पतला है, पतली धारा। आलिंगन करने को अधीर, और ये दोनों भुजाएं जो दूर स्थित दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है मानो ये उसका आलिंगन करने के लिए अति व्याकुल हैं। अति दूर, अत्यधिक दूर, क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराग। क्षितिज पर जो दूर का दृश्य होता है, जहाँ पर हमको पृथ्वी और आकाश मिलता हुआ दिखाई देता है, उसको कहते हैं क्षितिज। तो अत्यधिक दूर क्षितिज पर विटप माल, जो वृक्षों की माला हैं, जो वृक्षों की लगातार लाइन है, लगती भ्रू रेखा सी, वे ऐसी लगती हैं मानो कोई उनकी वो भ्रू रेखा हो, भौएं हों। अपलक नभ, नील नयन विशाल। और जो आकाश है जो अपलक दृष्टि से निहार रहा है, नील नयन, ये इसके बड़े बड़े नीले विशाल नेत्र हैं। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक दीप, और उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। सोया धारा में एक दीप। अब बीच धारा में एक द्वीप है। वह द्वीप कैसा लगता है? जैसे कि माँ के उर पर शिशु सा, जैसे माँ के हृदय पर बच्चा सो जाता है, ऐसे ही यह द्वीप गंगा के मध्य में उनके हृदय पर, उनके वक्षस्थल पर सोया हुआ सा प्रतीत हो रहा है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रदीप, प्रदीप माने उल्टा, और उर्मिल माने लहरें, ये लहरों के प्रवाह को वहाँ से लौटा देता, वापस कर देता है। वह कौन विहग, वह कौन पक्षी है? क्या विकल कोक, क्या ये व्याकुल कौआ है? कोक है उड़ता हरने निज विरह शोक, जो अपने विरह के शोक को दूर करने के लिए उड़ रहा है। क्योंकि उस कोक की जो परछाई है, जो प्रतिबिंब है, वो परछाई पड़ती है जल में, और जैसे जैसे वो ऊपर उड़ता चला जाता है वैसे उसकी परछाई उसके साथ उड़ती रहती है। तो वह सोचता है कि ये मेरी कोकी है। तो मानो वह अपने विरह के शोक को दूर करने के लिए, अपनी व्याकुलता को दूर करने के लिए छाया की कोकी को बिलो, अपनी ही छाया की कोकी को देखकर वह अत्यधिक व्याकुल, जो अपने विरह शोक को दूर करने के लिए उड़ रहा है, यह कौन पक्षी है? पतवार घुमा अब प्रतुन भर। अब वहाँ तक हमारी नौका गई, यानी कवि महोदय की नौका वहाँ तक गई और अब वहाँ से वापस लौटने की तैयारी है। पतवार घुमा, अब उन्होंने पतवार घुमाई अब प्रतुन भर, और नौका को उधर से घुमा दिया। नौका घूमी विपरीत धार, अब नौका विपरीत धारा में घूम गई। अब नौका फिर वापस तट की ओर चलने के लिए तैयार हो गई है। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फे निस्वार। अब जब नौका विपरीत धारा में चलेगी तो जैसे ही नौका आगे बढ़ेगी विपरीत धारा में, तो जल में झाग उठेंगे, क्योंकि जल कटता है, जल कटेगा तो जल में झाग आएंगे। डांडों के चल कर तल पसार, अब वो झाग कैसे? डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फे निस्वार, बिखराती जल में तारहार। ऐसा लगता है जब वो झाग जल में बिखरते हैं, डांडों के चल, जिससे नौका को ये आगे बढ़ाते हैं, तो करतल से, वो हथेली जैसा ही होता है जिससे नौका आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो डांडों के करतल को फैला फैला कर मानो
भर भर मुक्ताफल फेन स्वार, उन मोतियों को भर भर कर, भर भर मुक्ताफल फेन स्वार, वह भर भर कर मोतियों के उन फेनों को, उन झागों को बिखराती जल में तार तार, वह जल में तार हार कर देती है, उनको बिखरा देती है। वो ऐसे लगते हैं जैसे कि मोतियों का हार बिखर गया हो और मोती चारों ओर बिखर गए। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल। तो रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ से सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज थाय, हम बड़े घाट को स उत्साह। तो चांदी के सांपों से रलमल नाचती रश्मियाँ, चंद्रमा की जो रश्मियाँ हैं वो जल में जब उनकी झलक पड़ती है, जब जल में वो आती हैं तो ऐसे लगती है जैसे चांदी के सांप उसमें झिलमिल कर रहे हों, चल रहे हों, उनकी सीधी रेखाएं खिंच गई हों। ऐसे तरल सरल, ऐसे उस तरल गंगा के जल में वो सरल सीधी रेखाएं नृत्य करती हुई सी रश्मियाँ नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ ससी सौ सौ उड़ो झिलमिल, और उन लहरों की लताओं में खिले हुए से लगते हैं सौ सौ शशि, सौ सौ चंद्रमा, सौ सौ उड़ो झिलमिल, क्योंकि जो तारामंडल की छवि है वो जल में पड़ रही है, उधर लहरें उठती हैं तो लहरों में और ये विपरीत दिशा में चलने के कारण उसमें झाग उठते हैं जल में, तो सौ सौ चंद्रमा दिखते हैं और सौ सौ उड़ो झिलमिल, और सौ सौ ये सैकड़ों तारों का झिलमिलाता हुआ दृश्य उसमें ऐसा लगता है जैसे कि लहरों रूपी लताओं पर फूल खिले हुए हों। जैसे फूले जल में फेनिल, ऐसे ही वो जल में फेनिल वाले झाग, वे झाग उसमें फूलों की तरह खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था। अब आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में जो सरिता का जल है, सरिता का जो प्रवाह है, गंगा का जो प्रवाह है, वह उथला हो गया, अर्थात थोड़ा कम हो गया जल वहाँ पर। लग्गी से ले ले सहज था। अब वो जो एक लेकर चले थे ये शुरू में लग्गी, एक सीधा डंडा होता है लंबा सा बड़ा सा, अब उससे जल के थाह को नापा जा सकता है कि जल यहाँ पर कितना है। लग्गी से ले ले सहज था। अब लग्गी से उसकी थाह को नापा जा सकता है, जल की थाह को नापा जा सकता है। हम बड़े घाट को सह उत्साह। अब हम घाट की ओर बड़े ही उत्साह के साथ आगे की ओर बढ़े। ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर में आलोकित शत विचार। जैसे जैसे हमारी नाव किनारे की ओर आती गई, उर में आलोकित सत विचार, हमारे हृदय में सैकड़ों विचार आने लगे, आलोकित होने लगे, प्रकाशित होने लगे। इस धारा से जग का क्रम, जैसी ये गंगा की धारा है ऐसे ही संसार का क्रम है, ऐसे ही संसार का नियम है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है इस जीवन का, जैसे हमारा जीवन है इसका उद्गम शाश्वत है, सत्य है, यानी हमारा संसार में आना सत्य है, हमारा जन्म सत्य है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। और इसी प्रकार से जैसे जो जल की धारा है उसकी गति शाश्वत है, ऐसे ही इस भवसागर की जो गति है वह भी शाश्वत है, शाश्वत संगम। और इस संसार में का जो गतिशील क्रियाएं हैं वो भी शाश्वत हैं, और हमारा आना वह भी शाश्वत है, और यहाँ पर संसार में रहना भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास। और जिस प्रकार से आकाश शाश्वत है,
यह नीला आकाश शाश्वत है, सत्य है, शाश्वत शशिकाय रजतहास। और इस चंद्रमा का यह चांदनी से परिपूर्ण होना ये शाश्वत है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो गतिशीलता है वह शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, जैसे इस गंगा के जल में छोटी छोटी लहरों का खेलना, क्रीड़ा करना शाश्वत है, वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख का आना भी, सुखों का आना भी, आनंदमय जीवन भी हमारा शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। हे जग जीवन के कर्णधार, इस संसार में जीवन प्रदान करने वाले कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। ठीक उसी प्रकार से हमारे जन्म और मृत्यु के आर पार ये सब सत्य है। शाश्वत जीवन नौका विहार, जिस प्रकार से ये नौका विहार जल में हमने विहार किया वह शाश्वत है, वैसे ही हमारी जीवन रूपी जो नौका है इसका विचरण करना भी, इसका विहार करना भी संसार रूपी इसमें गंगा में, सागर में, वह शाश्वत है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। अरे मैं तो अभी तक इसके अस्तित्व को, इसके संपूर्ण ज्ञान को भूल ही गया था। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, ये तो जीवन का शाश्वत प्रमाण है, यह तो जीवन का शाश्वत प्रमाण है, क्योंकि हमारा जन्म लेना भी शाश्वत है, यहाँ पर गतिशीलता के साथ अपना बाकी सब जीवन बिताना भी शाश्वत है और यहाँ से जाना भी शाश्वत है। करता मुझको अमृतदान, मुझे इस अस्तित्व, इस ज्ञान ने अमृतदान, मुझे तो अमृत प्रदान किया है, मुझे सच्चा ज्ञान प्रदान किया है। मुझे समझ आ गया है कि आत्मा अमर है, तो मुझे वह अमरता का ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है। आज मैंने आपको नौका विहार का व्याख्या की है। अब इसके बाद मैं आगे पढ़ाऊँगी, पर उससे पहले आप इसका अध्ययन करेंगे, इसे ध्यान से पढ़ेंगे।